विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में व्यक्ति परिचय चल रहा है। उत्तराखंड में जो महान विभूतियां उनके बारे में बता रहा था मैं। आज उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बता रहा हूं। उसमें पहला नाम आता है गोविंद बल्लभ पंत जी का। तो गोविंद बल्लभ पंत जन्म 10 सितंबर 1887, यानी अब याद कैसे करना है आपने, कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में। एलन ऑक्टोवन ह्यूम, शिमला का सन्यासी, उसने किया था। उसके 2 साल बाद गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में खूंट जो गांव का नाम है वो खूंट, गांव का नाम क्या, खूंट ग्राम में हुआ था। पिता का नाम मनोरथ पंत था, मनोरथ पंत। ठीक है, 3 चीजें याद करनी है। 10 सितंबर 1887, दूसरा खूंट ग्राम अल्मोड़ा, पिताजी का नाम मनोरथ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जी की पत्नी का नाम गंगा देवी था। जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी, जबकि उनके सहपाठी उन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। हुआ क्या, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। जवाहरलाल नेहरू भी थे वहां पर, कुछ ऐसा था, है ना। और लाठीचार्ज हो गया। एक लाठी पड़ने वाली थी, पुलिस की लाठी किस पर, नेहरू जी के सिर पर पड़ने वाली थी। लेकिन तब तक क्या हुआ कि पंत जी ने अपनी गर्दन मतलब आगे कर दी, और वो लाठी पड़ी किस पर, गोविंद बल्लभ पंत जी की गर्दन पर। समझ में आया। और इस प्रकार नेहरू जी की जान बच गई। नेहरू जी की उसी दिन क्या हो जाती, मृत्यु हो सकती थी, अगर वो गोविंद बल्लभ पंत क्या ना करते, अपनी गर्दन आगे ना करते। यानी गर्दन पर पड़ी, उन्होंने अपने आप को आगे किया उन्हें बचाने के लिए, और वो जीवन पर्यंत उनके लिए दिक्कत रही वो लाठी। उनके गर्दन में काफी प्रॉब्लम था, इनके पंत जी के। समझ में आया। तो हिमालय पुत्र कहा किसने, और शुक्र है कि पंत जी के पड़ी, किसी और के पड़ती तो गड़बड़ हो जाता। क्योंकि मैंने कहा कि पहाड़ के लोग कठोर होते हैं थोड़ा, इसलिए बच गए, है ना। तो हिमालय पुत्र की उपाधि किसने दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। उनके सहपाठी उन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। अगला, गोविंद बल्लभ पंत 1946 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, और 1955 में उन्हें देश का गृह मंत्री बनाया गया। यानी होम मिनिस्टर भी रहे वो। पहले वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, कब, 1946 में। देश आजाद नहीं हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट में बने थे। ठीक है। अगला, 26 जनवरी 1957 को गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति जो है वो कौन है, गोविंद बल्लभ पंत है। भारत रत्न, ये तो पता है आपको। पद्म अलंकरण बोलते हैं इसमें। पद्म अलंकरण में 4 प्रकार के अलंकरण होते हैं। एक भारत रत्न होता है, एक पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है, एक पद्मश्री होता है। ये पता है कब हुआ था स्टार्ट, ये पद्म अलंकरण दिए जाने कब प्रारंभ हुए थे, 1954 में दिए जाने प्रारंभ हुए थे। पहला पद्म अलंकरण किसको मिला था, पहला पद्म अलंकरण मिला था किसको, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और किसको, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि क्या थे, साइंटिस्ट थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो मैंने कहा 3 लोगों को एक साथ मिला था भारत रत्न। किस किसको, सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद 3 नाम याद रखना है आप, सीवी रमन। ठीक है। और इनको ये भारत रत्न पद्म अलंकरण दिए जाने बंद कर दिए गए थे। मोरारजी देसाई की सरकार थी, जो उस समय के अटॉर्नी जनरल थे। उन्होंने कहा ये उपाधियों का अंत, जो आर्टिकल 18 है उसका उल्लंघन है, जो पद्म अलंकरण दिए जा रहे हैं। तब बाद में कोर्ट ने फैसला दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि कोई भी व्यक्ति इसे अपने नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकता। ये नहीं बोल सकता कि मैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। समझ में आया। भारत रत्न नहीं लगा सकते, नेम प्लेट पे नहीं लगा सकते। तो उत्तराखंड से जो भारत रत्न मिला, सबसे पहले किसको मिला, 26 जनवरी 1957 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत को मिला। गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। कब की थी, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। कितने साल के रहे होंगे, 20 साल के रहे होंगे मुश्किल से उस समय, जब हैप्पी क्लब की स्थापना की। भाई 87 में जन्म हुआ, कितने साल के हो गए, सॉरी 16 साल के, कितने, 13 और 3 16 साल के थे। हैप्पी क्लब की स्थापना की। 1914 ईस्वी में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। काशीपुर में, काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण है। क्या है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ, गोविशाण किसका पुराना नाम है, काशीपुर का। प्रेम सभा की स्थापना की।
1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। ये तो पता ही है आपको, स्वराज पार्टी के बारे में सुना है? क्या सुना है? क्या थी स्वराज पार्टी? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, है ना। दरअसल हुआ क्या कि कांग्रेस में दो धड़े हो गए एक समय में। एक ने कहा कि हम जो अपना बहिष्कार है उसको हम विधायिका तक लेकर जाएंगे और उसके लिए चुनाव लड़कर हम जीतेंगे, और तब विधायिकाओं में क्या करेंगे, अंग्रेजों की उन सभी नीतियों का विरोध करेंगे, उन सभी नीतियों का बहिष्कार करेंगे जो देश विरुद्ध होगी, देश के हित में नहीं होगी। ठीक है। दूसरे धड़े ने कहा नहीं जी, हम कोई राष्ट्रीय उसमें मतलब इनके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। चित्तरंजन दास वो व्यक्ति हैं कि वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव गिर गया, चित्तरंजन दास को त्यागपत्र देना पड़ा। फिर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। क्या किया? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। बाद में उसका नाम स्वराज पार्टी हुआ। अब स्वराज पार्टी के टिकट वाले, स्वराज पार्टी में जो नेता थे वो लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारी करने लगे। अब कांग्रेस में दिक्कत होने लगी अंदर। कांग्रेसी भी क्या चाह रहे थे, इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बापू ने मना कर रखा था, महात्मा गांधी ने। अब करें तो करें, क्या करें? तो किसी ने बताया होगा भाई कांग्रेस के अंदर बड़ी हलचल हो रही है बापू, कुछ करो। तो बापू ने कहा ऐसा है, कांग्रेस के टिकट पे नहीं लड़ने दूंगा मैं, स्वराज के टिकट पे लड़ लो, रहोगे आप कांग्रेसी, लेकिन स्वराज के टिकट पर लड़ो, कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ने दूंगा। क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस का राजनीतिकरण नहीं चाहते थे, इतना कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, गांधी ने तभी बोल दिया था कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दो। क्या कर दो, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, देश आजाद हो चुका है। क्योंकि गांधी दूरदृष्टा थे, उनको पता था कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी अब, मतलब इस नाम का प्रयोग करके जो लोकतंत्र है वो कमजोर हो सकता है। हर बार ये बोला जाएगा कि हमने आजादी दिलाई, और उस आधार पर क्या होगा, लोग वोट देंगे कि हाँ भाई आजादी तो कांग्रेस ने दिलाई। इसलिए उन्होंने कहा था कि अब नए राजनीतिक दल स्थापित होने चाहिए, कांग्रेस को खत्म करो। इतना समझ में आ गया। तो फिर मैं बता रहा हूं आपको कि जो नैनीताल सीट थी, जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें स्वराज के टिकट पर 1923 में संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पंडित नेहरू ने नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया, और 1945 में पंत जी को अहमदनगर जेल में नजरबंद किया गया। क्या किया गया? 1945 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय अहमदनगर जेल में थे दोनों लोग। समझ में आ गया? अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने जब गोविंद बल्लभ पंत को टोपी पहनकर कोर्ट में प्रवेश करने पर आपत्ति व्यक्त की, तब पंत जी ने निर्भीकता से मजिस्ट्रेट को उत्तर दिया कि मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूं, परंतु टोपी नहीं उतार सकता। क्या नहीं उतार सकता? टोपी नहीं उतार सकता। 7 मार्च 1961 को गोविंद बल्लभ पंत जी की पक्षाघात के कारण मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद नेहरू ने कहा था कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। हिमालय की मिट्टी में होना चाहिए, यहां पर धूल नहीं होना चाहिए, है ना। क्या नहीं होना चाहिए? हिमालय की मिट्टी में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। ठीक है, शब्दों का थोड़ा सा चयन जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है। नवरंग का फिर एक गाना बता दूं आपको, उसमें ये बताया गया है कि इस मिट्टी में जन्मे साधु संत, अपने देश के लिए क्या बोला गया कवि के द्वारा, इस मिट्टी में जन्मे साधु संत, उस धूल में जन्मे डिक्टेटर। चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे आपका कमाल पाशा जो है मुस्तफा कमाल, टर्की हो, है ना, इटली में हिटलर जैसे डिक्टेटर हुए, सॉरी इटली कह रहा हूं मैं, जर्मनी में हिटली जैसे डिक्टेटर हुए, इटली में मुसोलिनी जैसे डिक्टेटर हुए, और आपके टर्की में कैसे। तो जो कवि है उसने लिखा है कि इस माटी में जन्मे साधु संत, उस धूल में जन्मे डिक्टेटर। मतलब डिफरेंस बताया उसने, पूरब कि हम पूरब है तुम पश्चिम हो, दोनों का मेल न मिलता है, उगता है जो सूरज पूरब में वो पश्चिम में जा ढलता है ना। हम क्या हैं? पूरब के लोग हैं, पूरबिया हैं। विश्व के लिए हम क्या है? पूरबिया, पूरब के लोग। श्रीदेव सुमन, अगली जो पर्सनैलिटी वो कौन है? श्रीदेव सुमन, ऐसा नौजवान जिसने राजशाही के विरुद्ध क्या किया? आवाज खड़ी की। या तो रूस में जार के विरुद्ध वहां के लोगों ने आवाज खड़ी की थी, तो टीडी के राजशाही के विरुद्ध जो आवाज उठाने वाले थे वो कौन थे? श्रीदेव सुमन।
जन्म 25 मई 1916, याद करनी पड़ेगी पूरी डेट। 25 मई भी याद करना पड़ेगा, 1916 भी, टिहरी भी याद करना पड़ेगा, जौलगांव भी। क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे कि श्रीदेव सुमन का जन्म कहाँ हुआ था, जौलगांव टिहरी में, 25 मई 1916। श्रीदेव सुमन के पिता वैद्य हरिराम बडोनी और माता जो थे तारा देवी। तो श्रीदेव सुमन की जो जाति है वो क्या है, बडोनी है। हरिराम बडोनी जी के पुत्र हैं, माता का नाम क्या है, तारा देवी। ठीक है। बचपन का नाम श्रीदत्त था इनका, क्या नाम था, श्रीदत्त, और उनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था। अब कमाल की बात है, कुछ पेपरों में ग्रुप सी में श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम भी पूछा हुआ। क्या पूछा हुआ, वैसे पेपर में एक्सपेक्ट किया जाता कि पिता का नाम पूछेंगे, माँ का नाम ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि माँ का नाम पूछेंगे, लेकिन एक पेपर में पत्नी का नाम पूछ लिया। बस तो फिर तो याद हो गया हमेशा के लिए कि पत्नी का नाम क्या था, विनय लक्ष्मी। क्या पत्नी का नाम क्या था, 1930 ईस्वी में। अच्छा, ऐसा क्यों पूछते हैं ये बता दूं मैं आपको कि प्री में जो आपका पेपर होता है उसमें कुछ क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं, आपको ज्ञान देखने के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको रिजेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। और उसमें वही लोग निकलते हैं, वही लोग कर पाते हैं जिन लोगों ने अध्ययन किया हो या फिर जिस पर देव कृपा हो। देव कृपा मतलब कि उसने तुक्का लगाया, नहीं तुक्का लगाया और वो सही हो गया, बस। जय माता दी, है ना, जय बद्री विशाल। ठीक है, और बस लगाया तुक्का आंख बंद करके और क्या हो गया, सही हो गया। इसलिए अध्ययन करो भाई, तुक्के सही नहीं लगते हमेशा। बचपन का नाम श्रीदत्त, पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी। 1930 में 14 वर्ष की आयु में श्रीदेव सुमन जी ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जिसमें उन्हें 15 दिन का कारावास हुआ। 1937 ईस्वी में श्रीदेव सुमन ने सुमन सौरभ नाम की कविताएं प्रकाशित कराई थी। सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित कराई। श्रीदेव सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 ईस्वी को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। टिहरी राज्य प्रजामंडल की डेट आपको याद करनी पड़ेगी एज इट इज, 23 जनवरी 1939। 23 जनवरी वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्यों, क्योंकि सुभाष जयंती होती है इस दिन। जो एक ही नेता हुए इस देश में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जो जन्म है वो 23 जनवरी को होता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। 12 जनवरी को यूथ डे मनाते हैं हम, युवा दिवस। 23 जनवरी को सुभाष जयंती होती है। ठीक है। 30 जनवरी को, 26 जनवरी आपको पता ही है, रिपब्लिक डे होता है हमारा। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस। गणतंत्र की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज रिपब्लिक? हाँ जी, जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होगा, अभी तो चुना जाएगा, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। और रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, द रिपब्लिक किसने लिखी, हु रोट द बुक द रिपब्लिक? और ऐसे ही 30 जनवरी जो होती है वो शहीद दिवस होता है। गांधी जी को जो हत्या हुई थी गांधी जी की, वो कब हुई थी, 30 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी? हाँ, प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक। हु रोट द बुक रिपब्लिक, द रिपब्लिक और रिपब्लिक? रिपब्लिक, आंसर प्लेटो। प्लेटो कौन? सुकरात हुआ, सुकरात का शिष्य प्लेटो हुआ, प्लेटो का शिष्य कौन हुआ, अरिस्टोटल हुआ, अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर हुआ। ये 4 लोग याद रखना, स्पास, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल और सिकंदर, अलेक्जेंडर। ठीक है। अगला 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई, और कहां पर हुई, देहरादून में हुई। कहां पर हुई, देहरादून, खास ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू ने टिहरी रियासत के लिए कहा था कि टिहरी राज्य के कैद खाने दुनिया भर में मशहूर होंगे, परंतु इससे दुनिया में रियासत की कोई इज्जत नहीं बढ़ सकती। टिहरी राज्य के कैद खाने दुनिया भर में मशहूर होंगे, परंतु इससे दुनिया में रियासत की कोई इज्जत नहीं बढ़ सकती। 21 फरवरी 1944 में श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। 29 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन ने जेल कर्मचारियों के बुरे आचरण के कारण अनशन शुरू कर दिया और अपनी 3 मांगों को रखा, जिसमें पहली मांग प्रजामंडल को मान्यता दी जाए, दूसरी मांग थी मुझे पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए, और तीसरी मांग थी मेरे विरुद्ध जो झूठे मुकदमे हैं उनकी अपील राजा स्वयं सुने। क्या सुने? राजा स्वयं सुने। श्रीदेव सुमन जी का कहना था कि मेरी मांगों का अगर 15 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा, जिसके बाद 3 मई 1944 को उन्होंने अपना ऐतिहासिक आमरण अनशन प्रारंभ किया। 3 मई याद करना पड़ेगा आपको, इसमें 84 दिन जोड़ दो, 83 जोड़ दो, 84वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? 3 मई 1944 को
उन्होंने आमरण अनशन कर दिया 3 मई। 3 मई कुछ और चीज के लिए भी प्रसिद्ध। चौली थात में मेला लगता है 3 मई को। कौन सा? शहीद मेला, वीर केसरी चंद की याद में जौनसार में। हाँ, 3 मई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। शेखर पाठक जी ने, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं शेखर पाठक जी, उन्होंने श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी है। कौन रहता है 84 दिन तक? रह सकता है कोई आप में से, हम में से? मुझे तो लगता है कि हमारा तो तीसरे दिन ही काम हो जाएगा। जय श्री राम। 3 दिन तक भूखे रह सकते हो लगातार, भूखे प्यासे, और साथ में मार भी खानी है। नहीं, भूखा प्यासा रहना चलो एक बार के रह लेगा आदमी, साथ में राजा के कर्मचारियों से मार भी खानी है रोज आके। और वो बेड़ियां भी, इतनी भारी बेड़ियां हैं, उनमें जकड़ा हुआ एक युवा को। सोच सकते हो आप राजशाही कैसी रही होगी। शेखर पाठक ने श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी। श्रीदेव सुमन जी ने लगभग 209 दिन टिहरी जेल में बिताए और जेल में उनका कथन था, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हुई, हत्या हुई। बताया जाता है कि जब 84 दिन में भी नहीं मरे, राजा के कर्मचारियों ने क्या किया, बोरे में बंद करके कूटा, इनको मारा जिसको बोलते हैं, और तब इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। प्रथम श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस जो है 25 जुलाई 1946 को मनाया गया था। आज भी टिहरी में छुट्टी होती है, उनका जो कलश है, अस्थि कलश, वो घुमाया जाता है पूरे टिहरी में, स्कूलों में। ठीक है। और इनकी याद में ही वो टिहरी के लोग ये बोलते हैं कि जो झील है उसको सुमन सागर बोलते हैं, श्रीदेव सुमन के नाम पर। अब क्योंकि स्वामी राम तीर्थ ने जल समाधि ली है, तो जो आधिकारिक नाम था वो राम तीर्थ सागर था, लेकिन वहां की मांग यही रही है हमेशा कि इसका नाम सुमन सागर किया जाए, ताकि श्रीदेव सुमन को क्या कर सकें, याद कर सके। अगले व्यक्ति हैं कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं केसरी, और यहीं पे याद भी कर लो, गढ़ केसरी अनसुया प्रसाद बहुगुणा। जो कुमाऊं केसरी हैं वो बद्रीदत्त पांडे हैं, और कुमाऊं केसरी हैं वो बद्रीदत्त पांडे हैं, और जो गढ़ केसरी हैं वो अनसुया प्रसाद बहुगुणा। चेक कर लो। हाँ, अनसुया प्रसाद बहुगुणा। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म जो था वो 15 फरवरी 1882 ईस्वी में हरिद्वार के कनखल में उनके मूल निवास, जबकि उनका मूल निवास जो था वो अल्मोड़ा जनपद था। बद्रीदत्त पांडे जी कहाँ के थे? अल्मोड़ा के। लेकिन जन्म कहाँ हुआ? कनखल। दक्ष प्रजापति का महल है, जहां पर भगवान शिव के ससुर हैं। कौन? दक्ष प्रजापति। जहां पर सती हुई, कौन? माता सती, है ना। जहां पर वीरभद्र ने, फिर जो गण था भगवान शिव के, वीरभद्र, उन्होंने क्या कर दिया? गला काट दिया। किसका? दक्ष प्रजापति। कनखल, हरिद्वार के कनखल में हुआ मूल निवास, जबकि बद्रीदत्त पांडे जी का कहां था? अल्मोड़ा था। बद्रीदत्त पांडे जी ने 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। किसके? अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। 1918 ईस्वी में कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार बंद करवा दिया। अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। बद्रीदत्त पांडे ने कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया। ये पता है, प्रथाएं नहीं बोलना चाहिए इनको, कुप्रथाएं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त। क्या थी ये? अंग्रेज जो अधिकारी, अंग्रेज जो आते थे, उनके सामान को ले जाना पड़ता था। ग्राम प्रधान के पास रजिस्टर होता था, नंबर लगा रहता था कि भाई गांव से आज ये लड़का जाएगा, आज ये जाएगा, और महिलाएं भी जाती थी। और वो जो सामान होता था उसमें गौमांस भी होता था, तो उसको यहाँ के लोग धर्म विरुद्ध मानते थे। क्या मानते थे? सामान एक बार के लिए उठा ले यार, लेकिन गौमांस तो उठाना धर्म के विरुद्ध था, इसलिए उसका विरोध चल रहा था। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या किया? कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया। बद्रीदत्त पांडे ने 1937 ईस्वी में जेल प्रवास के समय कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा? बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है, पुस्तक लिखी इन्होंने, कुमाऊं का इतिहास। 1962 में इन्होंने भारत व चीन युद्ध के समय 2 स्वर्ण पदक देश की सुरक्षा कोष में दे दिए। और बद्रीदत्त पांडे को अंग्रेज जो थे वो राजनीतिक जानवर कहते थे। अंग्रेज क्या बोलते थे इन्हें? राजनीतिक जानवर कहते थे। भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी कहा है। क्या कहा है? नर केसरी। केसरी कौन है?
अरे यार कहाँ चले गए, ऐतिहासिक नहीं बोल रहा हूं मैं, धार्मिक केसरी कौन है? हनुमान जी, केसरी नंदन। हाँ, नर केसरी किसने कहा है? बद्रीनाथ पांडे को नर केसरी किसने कहा? भक्त दर्शन ने कहा। किसने कहा? भक्त दर्शन ने कहा। बद्रीनाथ पांडे जी की मृत्यु 1965 में हुई। कब हुई? अब है अनुसुईया प्रसाद भौगणा गढ़ केसरी। गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद भौगणा। अनुसुईया प्रसाद भौगणा जी का जन्म 18 फरवरी 1894 ईस्वी में चमोली जिले के नंदप्रयाग में अनुसुईया देवी आश्रम में हुआ था। कहाँ हुआ था? अनुसुईया देवी आश्रम। बताया जाता है कि इनके माता पिता की संतानें नहीं थी, तो मैंने कहा संतान प्राप्ति के लिए जो मंदिर है वो कौन सा है? अनुसुईया माता का मंदिर है, जो कि मंडल से होके जाते हैं, है ना। गोपेश्वर से आगे जब मंडल जाएंगे आप, तो वहां से अनुसुईया माता का रास्ता पड़ता है। अत्रि फॉल है वहां पर। अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनुसुईया, सती अनुसुईया, माता अनुसुईया, ठीक है। तो उनके आशीर्वाद से हुए थे, इसलिए इनका नाम अनुसुईया पड़ा। वैसे अनुसुईया जो नाम है वो क्या है? महिला नाम, मतलब स्त्रीलिंग नाम है। लेकिन अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद जी को गढ़ केसरी कहा जाता है। ये एक वकील भी थे। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका मुख्य योगदान था। गढ़वाल कांग्रेस 1918, गढ़वाल कांग्रेस 1918 में की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1919 ईस्वी में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल के साथ भाग लिया इन्होंने। अमृतसर के जो वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल के साथ भाग लिया। श्रीनगर में 1921 में इन्हें नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन का अध्यक्ष चुना गया। नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन का अध्यक्ष चुना गया 1921 में श्रीनगर में अनुसुईया प्रसाद भौगणा। अगली पर्सनैलिटी है इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड के गांधी। कौन? उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी। दो बडोनी पढ़ लिया हमने, एक श्रीदेव समन जो है वो भी बडोनी है, एक इंद्रमणि बडोनी जी। तो जन्म कब है? 24 दिसंबर 1924, 24/12/1924। याद कर लीजिए इस डेट को, क्वेश्चन पूछता है। अखोड़ी गांव याद करना पड़ेगा टिहरी में। अखोड़ी गांव टिहरी, भिलंगना ब्लॉक, सबसे बड़ा ब्लॉक है टिहरी का, कौन सा? भिलंगना ब्लॉक। भिलंगना ब्लॉक के अखोड़ी गांव में, टिहरी में 24/12/1924 को इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ। बडोनी जी के जन्म दिवस को लोक संस्कृति दिवस के नाम से मनाया जाता है। किस नाम से? लोक संस्कृति दिवस के नाम से मनाया जाता है। 1956 में मैं बता रहा हूं, बडोनी जी के नेतृत्व में टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण कलाकारों के दल ने लखनऊ में चौफला नृत्य गीत प्रस्तुत किया था। तो चौफला नृत्य में सिद्ध हस्त थे कौन? बडोनी जी, ठीक है। आगे, इंद्रमणि बडोनी जी के पिता का नाम सुरेशानंद बडोनी था। क्या नाम था? सुरेशानंद बडोनी जी। इंद्रमणि बडोनी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार देवप्रयाग से चुने गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार विधायक रहे थे देवप्रयाग से। इंद्रमणि बडोनी जी केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे। यह उत्तराखंड के गांधी भी कहा जाता है। केदार नृत्य यानी मंडान नृत्य को केदार नृत्य कहा जाता है। इसको मंडान नृत्य को केदार नृत्य कहा जाता है। अगस्त 1994 ईस्वी में इंद्रमणि बडोनी राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। डेट याद करनी पड़ेगी, अगस्त 1994। फिर तभी तो हुआ, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पता है ना। इनके आमरण अनशन की वजह से ही आंदोलन ने इतनी तेजी पकड़ी। और मैं आपको ये बता दूं कि मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे यहाँ के युवा, जो जवान लोग थे, छात्र लोग थे, छात्र छात्राएं, वो मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, रिकमेंडेशन का। क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को मान लिया था और ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया था। तो उसका विरोध चल रहा था और बहुत लंबे समय से। तो इंद्रमणि बडोनी जी ने उस युवा शक्ति को अपने साथ लिया और उसके बाद क्या, उन्होंने कहा मैं आमरण अनशन करूंगा, आपने क्या करना है? आंदोलन करना है। तो फिर आपको सुना होगा आपने खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, 1994 में तो हुए। 2 अक्टूबर मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड, ठीक है, श्रीयंत्र टापू कांड, ये कौन थे? ये सब राज्य आंदोलनकारी थे जिन्होंने राज्य के लिए क्या किया? आंदोलन किया। इतना समझ में आ गया? तो अगस्त 1994 ईस्वी में इंद्रमणि बडोनी राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। बडोनी जी जो सामाजिक कार्यों में जुटे थे वो मीराबेन के कहने पर जुटे थे। मीराबेन कौन थी? महात्मा गांधी की शिष्या थी मीराबेन, जिनके नाम पर मीरा नगर है ऋषिकेश में। बहुत पहले जुड़ गए थे, बहुत पहले का पॉइंट है। चलो जी, उसके बाद अब अगली पर्सनैलिटी जो है वो वीरचंद सिंह गढ़वाली है। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का जन्म 25 दिसंबर
1891 को पौड़ी गढ़वाल की चौथान पट्टी की रैणी सेरा यानी मासों गांव में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम जो था वो चंद्र सिंह भंडारी था। क्या नाम था? चंद्र सिंह भंडारी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी। जन्म कब? 25 दिसंबर 1891। कहां पर? मासो गांव, रणी सेरा बोलते हैं मासो गांव को, चौथान पट्टी में पड़ता है पौड़ी गढ़वाल। चंद्र सिंह गढ़वाली के पिता का नाम जलौथ सिंह भंडारी और उनकी पत्नी का नाम भागीरथी देवी था। उनकी पत्नी का नाम भागीरथी देवी था। वीरचंद सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। 23 अप्रैल 1930 को निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया, जिसे पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। गोली चलाने का आदेश कैप्टन रिकेट ने दिया था। दरअसल क्या हुआ कि एक खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में सुना होगा आपने, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, जिन्होंने जो बिल्कुल गांधी जी की उस पर चलते थे, क्या गांधी जी की परिपाटी पर चलते थे। गांधी जी का सहयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, तो उन्होंने क्या किया, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया। क्या बनाया? खुदा की खिदमत करने वाले यानी खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया। ये पठान लोग थे, लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए इसको रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अब इस रेड शर्ट मूवमेंट वालों पर रिकेट ने कहा गढ़वाली 3 राउंड फायर। किसने? कैप्टन रिकेट ने कहा गढ़वाली 3 राउंड फायर। गढ़वाली ने मना कर दिया। फौज में मना करने का मतलब होता है कोर्ट मार्शल। फौज में मना करने का मतलब होता है मृत्युदंड। अगर आपने अपने ऑफिसर का कहना नहीं माना तो समझ लीजिए मृत्युदंड भी मिल सकता है और कोर्ट मार्शल कोर्ट में केस चलता है। ठीक है, तो 23 अप्रैल 1930 ये डेट याद रखनी है आपने, 23 अप्रैल 1930। तो 23 अप्रैल 1930 को इन खुदाई खिदमतगारों पर रेड शर्ट जो मूवमेंट चलाने वाले जो पठान थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया। पेशावर कांड कहा जाता है इसको, तो पेशावर कांड की डेट भी पूछता है 23 अप्रैल 1930। पेशावर कांड का नायक भी पूछता है, तो वीरचंद सिंह भंडारी या चंद्र सिंह भंडारी या वीरचंद सिंह गढ़वाली। इतना समझ में आ गया। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इन्हें एबटाबाद जेल में रखा गया तथा इनके केस की पैरवी किसने की? बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। तो बैरिस्टर मुकंदी लाल ने जब पैरवी की तो इनके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील करवाया। इन्होंने वो गढ़वाल पेंटिंग्स वाले बैरिस्टर मुकंदी लाल, इन्होंने पैरवी की और वीरचंद सिंह गढ़वाली के मृत्युदंड को क्या किया? आजीवन कारावास में तब्दील कराया। एबटाबाद सुना है ना? एबटाबाद कहाँ? पाकिस्तान में। किसकी? अमेरिकन नेवी सील्स ने किसको मारा? उसामा बिन लादेन को। किसको? उसामा बिन लादेन को। डेड बॉडी भी नहीं दी, कुछ पता ही नहीं चला कहां ले गए। चलो जी, तो बैरिस्टर मुकंदी लाल ने इनके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कराया। सितंबर 1941 में 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की सजा पूर्ण करने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। 11 साल 3 महीने 18 दिन अंग्रेजों की जेल में, है ना। मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड के दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गढ़वाल दिवस। पेशावर कांड का दिन क्या है? 23 अप्रैल 1930। उस दिन क्या मनाते हैं? मनाया जाएगा कि गढ़वाल दिवस। किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने कहा। 1994 में वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। कहाँ है इनकी समाधि? कहाँ है, मतलब इनका जो स्मारक है? कोदियाबगढ़ में। कहाँ है कोदियाबगढ़? चमोली में। चमोली में कहाँ? दूसरी राजधानी कौन सी है हमारी? गैरसैंण। गैरसैंण, चंद्रनगर भी है इसका नाम। प्रस्ताव रखा गया था चंद्रनगर रखो इसका नाम। चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर क्या? चंद्रनगर। कोदियाबगढ़ में इनका जो है स्मारक है, इनका वीरचंद सिंह गढ़वाली भंडारी। ठीक है, अगला है कालू मेहरा। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसको जाता है? कालू मेहरा जी को जाता है। कालू मेहरा का जन्म जो 1831 में चंपावत के बिसूड़ गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिसूड़ गांव भी याद करना पड़ेगा, चंपावत भी याद करना पड़ेगा और ये भी याद करना पड़ेगा कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसे? कालू मेहरा जी को। कालू मेहरा जी के पिता का नाम रतिभान सिंह था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं में इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया। कौन सा गुप्त संगठन? क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन चलाया। कुमाऊं के गुप्त संगठन चलाने के लिए इन्हें
प्रेरित जो किया था वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह अख्तर पिया ने किया था। वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब कौन है? वाजिद अली शाह अख्तर पिया। उसने इन्हें क्या किया? प्रेरित किया कि आप क्या कीजिए, गुप्त संगठन चलाइए। ये वाजिद अली शाह वही है लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध पर, मतलब इस पर वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया, बैड गवर्नेंस का आरोप लगाया और अवध को कैप्चर कर दिया किसने? डलहौजी ने। ये पता है? क्वेश्चन बनता है कि अवध को कैसे कैप्चर किया अंग्रेजों ने? आंसर, कुशासन का आरोप लगाकर, बैड गवर्नेंस का आरोप लगाकर। ठीक है, वाजिद अली शाह बताया जाता है कि बहुत वो हुआ कि भाई मत करो ऐसा, लेकिन नहीं माना कौन? डलहौजी। इसीलिए बताया जाता है कि 1857 के रिवोल्ट में, क्योंकि उनके नवाब की बेइज्जती हुई थी, अवध के लोगों के नवाब की बेइज्जती हुई थी, सबसे ज्यादा जो सैनिक थे वो अवध के थे, इसलिए बढ़ चढ़कर भाग लिया उन्होंने कहा हमारे नवाब की क्या करते, आप बेइज्जती करते। और इन्हीं की पत्नी थी कौन? बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल 1857 के रिवोल्ट में भाग लेती है, बाद में नेपाल चली जाती है ना। बैरिस्टर मुकंदी लाल भाई अगले कौन है? बैरिस्टर मुकंदी लाल। मुकंदी लाल जी का जन्म 1885 में चमोली के पाटली गांव में हुआ था। चमोली के पाटली गांव में हुआ था। गढ़वाल के दानवीर घनानंद खंदूड़ी ने आर्थिक सहायता देकर 1913 ईस्वी में मुकंदी लाल को कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा था। एक नाम बड़ा नहीं सुना होगा आपने, घनानंद खंदूड़ी जी का, मतलब उस जमाने के सबसे अमीरों में से जो एक व्यक्ति थे। कौन थे? घनानंद खंदूड़ी जी। कौन? मतलब इनका टिम्बर का मर्चेंट ये थे, लकड़ी का वो व्यापार था इनका। और उस जैसे आज के अरबपति होते हैं ना, उस समय के अरबपति हैं ये। उस समय मैं नहीं जानता कि अरब होते थे कि नहीं होते थे, लेकिन लाख रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे, तो उस समय के लखपति हैं, आज के अरबपति जैसे होते। ठीक है, तो घनानंद खंदूड़ी जी गढ़वाल के दानवीर, उन्होंने इनको कहां भेजा था? इंग्लैंड भेजा पढ़ाई के लिए। बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद बंबई में मुकंदी लाल का स्वागत जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1922 ईस्वी में इन्हें लैंसडाउन से तरुण कुमार नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया, जो मेजनी की यंग इटली के तर्ज पर था। मेजनी इटली का था, उसने क्या निकाला था? यंग इटली निकाला था। ऐसे ही इन्होंने यहां से क्या निकाला? लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तरुण कुमाऊं नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। 1923 और 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल का चुनाव जीता। यह ध्यान रखना कि इस देश में जो पहले सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ है वो स्वराजियों को हुआ है। उस समय की संसद, आजादी के बाद वाली संसद नहीं, आजादी से पहले भी केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी। ठीक है, तो सांसद, जो उस समय के सांसद बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? स्वराजियों को। तो स्वराज के टिकट पर 1923 और 1926 में ये गढ़वाल से चुनाव जीते और सांसद बने। ठीक है, और ये भी बता दूं, एक क्वेश्चन पूछता है बार बार, 1925 में पहला जो लोकसभा अध्यक्ष बना, अब थोड़ा इसको ध्यान में रखना, ध्यान ऐसे रखना, एक तो आजादी के बाद के हैं हमारे, वो गणेश वासुदेव मावलंकर है। जब हमसे पूछेगा कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आंसर गणेश वासुदेव मावलंकर। उस समय बोलते थे केंद्रीय विधानसभा, क्या बोलते थे 1925 के आसपास? केंद्रीय विधानसभा ने ही आगे चलकर लोकसभा का रूप लिया। तो उसमें केंद्रीय लोकसभा का जो अध्यक्ष बने थे वो विट्ठल भाई पटेल बने थे। कौन बने थे? विट्ठल भाई जे पटेल। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। तो 1923 और 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीता। 1937 में कांग्रेस उम्मीदवार जगमोहन नेगी के समक्ष मुकंदी लाल की हार हो गई, जिसे गढ़वाल में वाटरलू की संज्ञा दी गई। गढ़वाल में वाटरलू की संज्ञा दी गई। वाटरलू दरअसल एक लड़ाई हुई थी वाटरलू के फील्ड में। यह हुई थी किसके बीच में? नेपोलियन की लड़ाई हुई थी। स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन का नाश किया। नेपोलियन को कोई नहीं हरा पा रहा था, लेकिन वाटरलू के फील्ड में हार गया। कौन? स्पेन पे कब्जा करने की वजह से, कब्जा करने के चक्कर में नेपोलियन की हार हो गई वाटरलू के फील्ड में। तो जैसे वो भयंकर युद्ध हुआ था ना वाटरलू में, तो वैसे ही ये भयंकर वो माना गया क्या चुनाव, किस किस के बीच में? जगमोहन नेगी और बैरिस्टर मुकंदी लाल। और कौन जीत गए? जगमोहन नेगी जीत गए, मुकंदी लाल जी हार गए। ऐसा होता है कई बार, बड़े बड़े दिग्गज जो होते हैं वो हार जाते हैं। मैं एक कहानी और बताता हूं आपको। नारायण दत्त तिवारी जी हैं,
नारायण दत्त तिवारी जी, वो भी हारे एक बार। एक बाल मतलब वो इतना ज्ञान था उनको राजनीति का कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता था, लेकिन एक नौजवान ने हराया, उसका नाम था बलराम पासी। क्या नाम था? बलराम पासी। तो तिवारी जी मिलने गए किससे? बलराज पासी, सॉरी बलराज पासी, बलराम नहीं बलराज पासी। उन्होंने कहा लड़के तुमने इतिहास में अपना क्या कर दिया, नाम दर्ज कर दिया। जानते हो किसको हराया है? नारायण दत्त तिवारी को हराया। तो बधाई दी उन्होंने। तो जो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं? बधाई देते हैं। जो बुरे पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम करते हैं। ठीक है, चलो। विरोध एक हद तक होना चाहिए। विरोध तब तक जब तक कि चुनाव नहीं हुआ। जब जनादेश आपके पक्ष में नहीं आया तो उसके बाद फिर क्या, अगर धांधली ना हुई हो तो इसमें चुनावों में, तब जनादेश का सम्मान करना है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। नरेंद्र शाह ने इन्हें 1938-43 ईस्वी में टिहरी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया। टिहरी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने वीर चंद सिंह गढ़वाली का केस लड़ा था। कोट द्वार में स्थित इनके घर को भारती भवन के नाम से जाना जाता है, जो पक्षियों और फूलों का संग्रहालय है। पक्षियों और फूलों का संग्रहालय है। ठीक है, वीर चंद सिंह गढ़वाली, ये इनकी बेटी जो है, वीर चंद सिंह गढ़वाली की बेटी, वो प्रिंसिपल रही है कोट द्वार में। बेटे भी थे इनके, इनको जागीरें मिली थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते इनको भारत सरकार ने क्या दिया था, मतलब जमीन दी थी। जैसे होता है विस्थापितों को दी जाती है, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी दी गई। इनकी जो बेटी प्रिंसिपल थी, पता नहीं है कि नहीं है। अगले हरिकृष्ण रतूड़ी हुई। कौन? हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी जी का जन्म 1861 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल के जेवाला ग्राम तहसील जो है प्रतापनगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री सिद्ध दत्त रतूड़ी था। क्या था? सिद्ध दत्त रतूड़ी जी के पुत्र थे हरिकृष्ण रतूड़ी। टिहरी गढ़वाल, जेवाला गांव, तहसील प्रतापनगर। 1909 ईस्वी में कीर्ति शाह ने इन्हें अपने वजीर के पद पर नियुक्त किया। कीर्ति शाह का नाम सुना है? कीर्तिनगर सुना है? कहाँ है कीर्तिनगर? हाँ, कीर्तिनगर नहीं सुना? पहाड़ गढ़वाल गए नहीं हो कभी? पुल पार नहीं किया श्रीनगर से पहले? श्रीनगर से पहले कोई पुल पड़ता है? अरे जब आप अलकनंदा को पार करते हो तो वहां पे कीर्तिनगर पहले है, उसके बाद आपका श्रीनगर आता है। पुल पार करने के बाद जब आप चलेंगे, हाँ, तो कीर्ति शाह याद आया। तो कीर्ति शाह जी ने इन्हें अपना वजीर, मैं कहानी इसलिए बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब कीर्ति शाह याद रहेगा नहीं, कीर्तिनगर तो याद रहेगा, उन्हीं के नाम पर है कीर्तिनगर। कीर्ति शाह ने इन्हें वजीर के पद पर नियुक्त किया। नरेंद्र शाह ने इन्हें सेटलमेंट ऑफिसर बनाया। अब नरेंद्र शाह कौन? नरेंद्र नगर गए हो? नरेंद्र शाह ने ही बसाया है। तो नरेंद्र शाह ने इन्हें अपना सेटलमेंट ऑफिसर बनाया। 1926 में नरेंद्र शाह ने इन्हें राज्य प्रतिनिधि सभा का सदस्य मनोनीत किया। राज्य प्रतिनिधि सभा का सदस्य मनोनीत किया हरिकृष्ण रतूड़ी जी को। हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने 1910 ईस्वी में गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। ध्यान रखना, कुमाऊं का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो बद्रीदत्त पांडे, कुर्मांचल केसरी, और गढ़वाल का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो हरिकृष्ण रतूड़ी जी। इन्होंने ये भी बता रखा है कि आपके पूर्वज कहां से आए थे। अगर आप इनकी किताब को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये भी बता देंगे पूर्वज कहां से आए थे, पहले पूर्वज का नाम क्या था, कितने प्रकार के नेगी हैं, कितने प्रकार के रावत हैं, कितने प्रकार के क्या हैं, उनके प्रकार भी बता रखे हैं। गोरला नेगी, कारला नेगी। पढ़ना कभी इनकी किताब को ढंग से, पता चलेगा आपको पूर्वजों के बारे में। तो हरिकृष्ण रतूड़ी जी। और तीसरी जो किताब है वो कौन सी है? किसकी? शिव प्रसाद डबराल चारण जी की। उन्होंने भी बहुत बेहतरीन लिखा है। और चौथी किताब जो है अभी जो वर्तमान में जो बहुत ज्यादा चल रही है, उसका नाम है अजय रावत जी की हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। अजय रावत जी की हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। ठीक है। हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने 1910 ईस्वी में गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। और कमाल की बात है यार, संसाधनों की कितनी कमी थी उस जमाने में। ना नेट था, ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर, हम मोबाइल पे ढूंढ सकते थे। कहां कहां से खोजा होगा उन्होंने। 1910 में गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, जिसे 1928 ईस्वी में गढ़वाली प्रेस देहरादून में छपाकर प्रकाशित किया गया। किसमें?
गढ़वाली प्रेस देहरादून में छपाकर प्रकाशित किया गया। टिहरी गढ़ राज्य के रीति रिवाजों और कानूनी निर्णयों का अध्ययन करके हिंदी में नरेंद्र हिंदू लॉ शीर्षक नाम से 1918 ईस्वी में ग्रंथ की रचना की। साथ ही इन्होंने गढ़वाल वर्णन 1910 पुस्तक की रचना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स के ढंग पर की और फिर इन्होंने हिमालय और हिमालय स्थित टिहरी गढ़वाल राज्य की भौगोलिक स्थिति 1931 शीर्षक से भी एक सुंदर पुस्तक प्रकाशित की। तो गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी। 20 मई 1933 ईस्वी में हरिकृष्ण रतूड़ी जी का निधन हो गया। आजादी से पहले ही चल बसे। ठीक है, अगले हैं हरगोविंद पंत जी। कौन है? हरगोविंद पंत का जन्म 1885 ईस्वी में अल्मोड़ा के चिताई गांव में हुआ था। इन्होंने अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है इन्हें। रीढ़ मतलब रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रेट कॉलम। रीढ़ की हड्डी किन्हें कहा जाता है कांग्रेस की? हरगोविंद पंत को। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कौन? हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत ने कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा 1928 में स्वयं बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ी। उत्तराखंड में ब्राह्मण लोग हल नहीं चलाते थे। क्या नहीं चलाते थे? ये प्रथा सदियों से चली आ रही थी उत्तराखंड में, खासकर कुमाऊं में, कि ब्राह्मण हल नहीं चलाएगा। इन्होंने खुद हल चलाया था बागेश्वर में और इस प्रथा को तोड़ दिया। बड़ी भर्त्सना हुई कि देखो ब्राह्मण होके भी क्या कर रहा है, हल चला रहा है। ठीक है, लेकिन जो महान लोग होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, वो अपनी करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम हरगोविंद पंत जी को ही नजरबंद किया गया था। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था 1942, तो सबसे पहले किसको नजरबंद किया गया? हरगोविंद पंत जी को नजरबंद किया गया। हरगोविंद पंत 1957 ईस्वी में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। किसमें? लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। ठीक है, तो इसमें मैं आज इतना ही करा रहा हूं। इसके बाद जो और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वो कराऊंगा। फिर उत्तराखंड के प्रथम प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो भी ये पर्यावरणविदों के बारे में बताऊंगा इसके बाद अगले लेक्चर।